हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज चैप्टर नंबर 5 एंड इट टॉक्स अबाउट लीज। देखो, लीज तो हम लोग सब इन जनरल जानते ही हैं कि क्या होता है। हम जब एक किराए के घर पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, वो क्या होता है, हमें घर लीज पे ही तो मिला होता है। सो लीज जो है उसके बारे में बात किया गया है अंडर सेक्शन 105 टू 117 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए, अब हम जब इसके बारे में बात करेंगे तो हम सारे सेक्शंस ही पूरे इन डेप्थ डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हम सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं अब आगे। ठीक है, सो जल्दी से हम बात कर लेते हैं अबाउट दिस चैप्टर दैट इज ऑन लीज। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लीज होता क्या है। ठीक है, तो जब हम लीज के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो पार्टीज होती हैं एज यूजुअल। जैसे कि हम जानते हैं हर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में दो पार्टी होती है। देखो, सेल होती है, बायर और सेलर होता है, ट्रांसफर और ट्रांसफर ही होता है। तो वैसे ही लीज में भी क्या होता है कि एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को लीज पे दे रहा है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर करना मतलब यहाँ एब्सोल्युटली ट्रांसफर करना नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के कुछ राइट्स एंजॉय करने के लिए किसी और पर्सन को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी है उसे हम कहते हैं लेसर या फिर लेसी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो पार्टीज, लेसर और लेसी। लेसर ट्रांसफर कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को और लेसी उसमें रह रही है। ठीक है, तो लीज में क्या होता है कि दो है, एक तो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को और एक ट्रांसफरी है। ठीक है, एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, एक कुछ समय के लिए एक प्रॉपर्टी को, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की राइट्स को एंजॉय करने के लिए जब एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है, इन कंसिडरेशन कुछ बदले में मिलता भी है, तो उसे कहते हैं लीज। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं किसी का घर रेंट पे लेती हूँ। ठीक है, तो वो जिसका घर है, जो उसका ओनर है, उसने मुझे ओनरशिप नहीं दी है। ठीक है, मैं सिर्फ उस घर में रह रही हूँ, उस घर के उस घर में रहने के राइट्स को मैं एंजॉय कर रही हूँ। और वो मुझे हमेशा के लिए नहीं दिया गया है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया गया है। ठीक है, और मैं उस घर में रह रही हूँ, प्लस मैं उसका रेंट भी दे रही हूँ। तो रेंट क्या है, उस लीज का कंसिडरेशन है। सो ये पूरा एग्जाम्पल हो गया कि एक लीज क्या होती है अंडर सेक्शन 105। ठीक है, तो लीज में जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओनरशिप का ट्रांसफर कभी नहीं होता है। लीज में सिर्फ और सिर्फ पार्शियल इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होता है। Then let us come to another section जो बात करता है about duration of certain lease in absence of written contract और local usage। देखो, वैसे तो अगर हम रेंट की बात करें तो आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान का भी अपना रेंट कंट्रोल एक्ट है, महाराष्ट्र का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट है। तो हर स्टेट के अपने रेंट कंट्रोल एक्ट होते हैं और उसमें अपने अपने लॉज बने हुए होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि सपोज दो पार्टीज के बीच में लीज हो रही है कि वो कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे रहे हैं, तो वो आपस में बात करके ओरली भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए लीज पे दे रहा हूँ, तुम 5 साल के लिए लीज पे रह सकते हो। ठीक है, तो ये होता है ड्यूरेशन। अब हर लीज के लिए ड्यूरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों ड्यूरेशन जरूरी है? बिकॉज अगर बिना ड्यूरेशन के, अगर कोई मतलब बिना ड्यूरेशन के हम लीज पे देते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बिना ड्यूरेशन के देंगे मतलब हम लोग हमेशा के लिए उस प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हैं, जो कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हर लीज के लिए ड्यूरेशन एक असाइन होना बहुत जरूरी है। और जहां पर भी दो लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड नहीं किया है ना, सपोज मैं हूँ और मेरी एक फ्रेंड है, मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर एक रूम मुझे रेंट पे दे दो, मैं तुम्हें उसका रेंट पे कर दूंगी। ठीक है, नाउ उसने मुझे बोला कि चल ठीक है, तू अगले 6 साल तक मेरे घर में यहाँ पर रेंट पे रह सकती है। तो वो क्या हो गया, हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान म्यूचुअली डिसाइड कर लेता है, कई बार लोकल लॉज होते हैं या उस एरिया की जो लोकल कस्टम्स होते हैं उससे ही डिसाइड हो जाता है कि कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक इंसान दूसरे इंसान को लीज पे अपनी प्रॉपर्टी देगी। बट इन केस ऐसा नहीं होता है, जहां पर लोकल लॉज या फिर म्यूचुअली ये डिसाइड नहीं हो पाता है कितने टाइम के लिए लीज पे देना है किसी प्रॉपर्टी को, तब आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्ले में। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है कि देखो, लीज दो तरीके की हो सकती है। या तो आप ईयरली सपोज करो कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की एक लीज है, फिर अगर आपको और आगे अगर उसको एक्सटेंड करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप हर साल उसको रिन्यू करते जाओ। ठीक है, तो एक लीज होती है ईयर टू ईयर, और ईयर टू ईयर बेसिकली दी जाती है जो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, जैसे कि कोई प्लांट हुआ, कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कोई कुछ प्लांट बना हुआ है, तो उन जो बड़ी बड़ी प्लांट्स होते हैं ना, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती हैं, उन लोगों को दिया जाता है ईयर टू ईयर बेसिस पे, लीज पे दिया जाता है। बट एनी अदर पर्पस, जैसे कि हम लोग अगर घर पे हम लोग रहने के लिए घर रेंट पे ले रहे हैं, या फिर सपोज करिए कि मैंने कोई शॉप रेंट पे ली है अपना अपना काम बिजनेस चलाने के लिए, तो वो उसमें मंथली लीज भी होता है। ठीक है, अब इसमें एक बात ये होती है कि अब सपोज करिए कि
किसी ने मुझे अपना घर दे दिया किराए पे रहने के लिए। अब उस बंदे को वो कमरा वापस चाहिए तो क्या वो ले सकता है? वो डेफ़िनिटली ले सकता है, क्योंकि उसने मुझे ओनरशिप तो दी नहीं है और लीज़ हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो मुझे रात को आएगा कहेगा देखो ये घर तो मेरा है तुम्हें पता ही है, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम ये इसे छोड़ दो, मुझे अब इस घर की ज़रूरत है। तो क्या वो मुझे सिर्फ़ रात को आके बोलेगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ और अगले दिन मुझे वो घर छोड़ना पड़ेगा? नहीं, ठीक है? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि जभी भी ईयर टू ईयर लीज की बात होती है ना, जहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को किसी ने लीज पे देखे रखी अपनी प्रॉपर्टी, तो उन्हें 6 महीने का नोटिस देना पड़ता है कि आपकी लीज जो है वो टर्मिनेट 6 महीने में होने वाली है, आप कोई और जगह ढूंढ लो, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम मंथली टेनेंसी की बात करते हैं, जैसे सपोज मैं किसी के यहाँ किराए पे रह रही हूँ, मंथ टू मंथ हम लोग का लीज चलता रहता है, तो उसमें 15 दिन का नोटिस देना होता है कि आपकी लीज जो है वो टर्मिनेट होने वाली है, ठीक है। और ये हमने देख ही लिया कि हर स्टेट के लिए अपने अपने लॉज होते हैं। तो ओनली इफ उन लॉज में, ठीक है, जो रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, अगर वो कह रहा है कि नहीं 12 महीने की नोटिस देनी होगी, तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट ही एप्लीकेबल होगा, बिकॉज वो एक स्पेशल लॉ है और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एक जनरल लॉ है, ठीक है। बट इन केस उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लोकल लॉज में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओनली देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कम्स इनटू प्ले। एंड जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड अदर लोकल लॉज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करता है? लोकल रेंट लॉज जो होते हैं वो प्रिवेल करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज जो लोकल रेंट कंट्रोल एक्ट होते हैं वो हमारे स्पेशल एक्ट्स हैं और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक जनरल एक्ट है। दैट इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। नाउ लेट अस कम टू अनदर सेक्शन व्हिच टॉक्स अबाउट हाउ इज अ लीज मेड। एक लीज दी कैसे जाती है, एक लीज कैसे बनाई जाती है। तो एक लीज क्या होता है? एक लीज में हमेशा याद रखिएगा एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है। हम किसी चीज को किराए पे देते हैं, ठीक है। तो हमारी कोई घर है, सपोज कोई अपार्टमेंट है, तो वो हम लोग किराए पे अगर दे रहे, कोई शॉप है हम किराए पे दे रहे हैं, तो वो क्या है? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। तो एक लीज में क्या होता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे दिया जा रहा है, जो टाइम ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है, 1 साल से ज्यादा का भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं और लीज में हमेशा ये बात याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो परमानेंट लीज होती है ना, जो परमानेंट लीज होती है वो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उनका जरूरी है ही है, ठीक है। बट अगर मंथली मंथली वाला है तो ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्टर करना जरूरी है। हर लीज को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, बट जो परमानेंट लीज होती है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नाउ जब हमने सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा उसमें हमेशा एक जो बायर एंड सेलर होते हैं, जब चाहे चाहे हम एक्सचेंज में देखें या सेल में देखें, तो हर जगह जो बायर और सेलर होते हैं, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी होते हैं, उन लोगों के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती है, ठीक है। तो वैसे ही लीज में भी क्या होता है, जो लेसर और लेसी होते हैं उन लोगों की कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है। तो अब हम देख लेते हैं उनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंसान अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दे रहा है लीज पे, तो उसके क्या राइट्स हैं? नंबर वन, टू नो सच फैक्ट्स व्हिच मटेरियली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। सपोज कि किसी का घर था, उसने अपना घर किसी को किराए पे दे दिया, ठीक है, किराए पे रहने के लिए दे दिया। अब जो वहां पे रह रहा है उसको पता चलता है कि उस जिस घर में वो रह रहा है अभी रेंट पे, उसके नीचे बहुत सारी कोल माइंस या गोल्ड माइंस हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो उस घर का ओनर है, जो अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहा है, उसका राइट है ये जानने का कि ऐसी क्या जो भी फैक्ट है ना जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा रहा है, उसकी राइट है इस चीज को जानने का। दूसरी बात ये कि जो भी अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहा है उसका राइट है उस प्रॉपर्टी का रेंट को कलेक्ट करने का, रिसीव करने का, ठीक है। वो फ्री में क्यों देगा आपको रहने के लिए? तो इसीलिए जब भी कोई आपको किराए पे दे रहा है आपको रहने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको रेंट पे करते हैं। तो उस लेसर का क्या राइट है? उस लेसर का राइट है कि वो रिसीव करेगा उस रेंट को। एंड तीसरी बात, टू रिसीव नोटिस इन केस ऑफ एनी एंक्रोचमेंट। सपोज करिए कि आप एक घर में रेंट पे रह रहे हैं और आपके आसपास में इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई घर बन रहा है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि इलीगली कोई बालकनी या फिर कोई एक विंडो अपने आपके घर के साइड दे देते हैं, या फिर सपोज कि आपका जो जिस घर में जिस रोड पे आप सॉरी जिस प्लॉट में आप रह रहे हैं लीज पे, वहां पर वो क्या करते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो क्योंकि वहां पर वो जो ओनर है वो तो रह नहीं रहा है, आप रह रहे हो, तो इसलिए आपकी ड्यूटी है उन्हें बताना, और लेसर का राइट है ये जानने का इन केस अगर उनके साथ, उनकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी एंक्रोचमेंट हो रहा है तो, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ अ
लेसर। अब हम लेसी के राइट्स पे आ जाते हैं कि जो प्रॉपर्टी जिसको मिल रही है रेंट पे रहने के लिए, उसके क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो नंबर वन, राइट टू एंजॉय द एक्रीशन इन एडिशन टू लीज प्रॉपर्टी, एडिशन मे बी बाय ह्यूमन और नेचुरल फोर्स। तो सपोज करिए कि मैंने एक घर लिया रेंट पे, और वो घर मतलब बाहर उसके काफी मतलब ऐसे गार्डन वार्डन टाइप का एरिया है, और बगल में एक रिवर भी जाती है उसके, ठीक है। तो अब ये होता है कि पहले तो वो प्रॉपर्टी उस ओनर की ही रहती है, बट बाद में क्या होता है, वहां से एक रिवर जाने लगती है, तो वो जो एरिया है ना, वो पूरा रिवर के पानी से भर जाता है। बट एक बार क्या होता है, अचानक से वो रिवर अपना रूट चेंज कर लेती है, और वो जो एक्सटेंडेड पार्ट था ना उस प्रॉपर्टी का, जो उस ओनर का था, वो उससे चेंज होकर के रिवर का रूट चेंज हो जाता है, और तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर्टी अब वापस से आ जाती है ओनर के पास। तो क्योंकि मैं वहां पर रेंट पे रह रही हूँ, तो मेरा राइट है उस एडिशन को भी एंजॉय करने का, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। अब वो जो एडिशन है वो बाय नेचुरल फोर्स भी हो सकता है, वो बाय ह्यूमन भी हो सकता है। सपोज मैं रेंट पे रह रही हूँ, एंड आधे पार्ट में मैं रेंट पे रह रही हूँ, एंड जो आधा पार्ट है ना, उसका कोई केस चल रहा होता है कोर्ट में कि किसी ने इलीगली कोई आकर के उसको हथिया लेता है, ठीक है। तो बाय चांस अगर कोर्ट कह देती है कि हाँ ये इलीगल था, इनका इंक्रोचमेंट, इनको भगाओ यहाँ से, अब वो जो आधा पार्ट था वो भी इस पूरे प्रॉपर्टी का हिस्सा हो जाता है। तो मेरा राइट ये है कि मैं वो जो एडिशन हुआ है उस प्रॉपर्टी में, उस पूरे को एंजॉय कर पाऊं। सो दैट इज नंबर वन राइट ऑफ अ लेसी। नंबर टू, टू अवॉइड लीज ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। सपोज मैं जिस घर में रह रही हूँ, सपोज एक मैं रेंट पे रहने के लिए गई, और हमारा 2 साल का लीज बन गया, लीज का कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा, कि मैं 2 साल तक इस घर का रेंट आपको दूंगी और मैं यहाँ पे रहूंगी, ठीक है। अब होता ये है कि कुछ दिनों बाद उस घर में आग लग जाती है, और वो पूरा घर जल के राख हो जाता है। तो अब तो मैं वहां रह नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि वो पूरा घर जल चुका है। तो इसीलिए इवन दो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था कि मैं 2 साल तक उसमें रहूंगी, बट क्योंकि उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो अब मैं कह सकती हूँ कि देखो, इवन दो 2 साल का हमारा लीज का कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, बट अब मैं उसको अवॉइड कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि नाउ दैट प्लेस इज अनफिट फॉर मी टू स्टे। दैट इज नंबर टू। नंबर थ्री, टू डिडक्ट आउट गोइंग्स अदर पब्लिक चार्जेस और म्यूनिसिपल टैक्सेस। क्योंकि मैं वहां पे किराए पे रह रही हूँ, तो मैं जो अदर पब्लिक या फिर म्यूनिसिपल कोई चार्जेस हो, अगर वो लग रहे हैं, तो मैं वहाँ पे क्यों दूंगी? भाई मैं अगर रेंट दे रही हूँ, मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रही हूँ, वो तो ठीक है, बट उस घर के मैं ओनर तो नहीं हूँ ना। तो उस घर की ओनर के देने लायक कोई भी अगर टैक्स होगा, XYZ कुछ भी हो, कोई भी चार्ज हो, तो वो ओनर ही पे करेगा, मैं पे नहीं करूंगी। और सपोज मुझे अगर देना पड़ रहा है, तो जो मैं रेंट दे रही हूँ ना ओनर को, मैं उसमें से उसे डिडक्ट कर दूंगी, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई म्युनिसिपल टैक्स आया, कि 1 साल में एक बार कोई म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है उस एरिया में रहने के लिए, तो मैं वहां पे रेंट पे रह रही हूँ। अब वो आ गया 1,000 रुपए का, और मैं 3,000 रुपए अपने घर का किराया दे रही हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं नेक्स्ट मंथ मेरे ओनर को जब रेंट दूंगी ना, तो मैं उस 3,000 में से वो जो 1,000 मैंने अपनी पॉकेट से पे किया है, उसको डिडक्ट करके सिर्फ 2,000 रुपए ही अपने ओनर को दूंगी। नंबर फोर, टू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। इसका मतलब क्या है कि मैंने घर में अगर कोई भी रिपेयरिंग करवाई है, तो वो जो कॉस्ट है वो भी मैं रेंट में से डिडक्ट कर सकती हूँ। कैसे? कि सपोज करिए कि मैं जो पानी भरती हूँ, वो उसका पाइपलाइन जो है वो फूट जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो मैं उसको ठीक करवाती हूँ, और 4-5 हज़ार रुपए मेरे उसमें लग जाते हैं। तो अब सपोज मैं किराया दे रही हूँ 3-3 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपए मैं किराया दे रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो 5,000 को 2 महीने में उसको मैं इक्वल कर दूंगी, कि एक बार 3,000 रुपए मैंने पहले नहीं दिया, और एक बार 2,000 3,000 रुपए मैंने और नहीं दिया। ऐसे करके मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी मैंने रिपेयरिंग करवाई है ना उस घर में, उन सबके कॉस्ट मैं अपने रेंट पे से डिडक्ट करके और फिर उसको रेंट पे करूंगी। नंबर फाइव, to remove fixtures or things fixed or attached to earth without disturbing actual state of place after termination of lease। सपोज मेरी लीज थी 2 साल की, और वो लीज खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया करके रखा था, टू रिमूव क्रॉप्स एज वेल। अब वहां पर क्या था, मैं रेंट पे रह रही थी, और वहां पर एक बहुत बड़ा गार्डन था, ठीक है। और मैंने गार्डन में बहुत सारे मतलब ऐसे क्रॉप्स वगैरह सब उगा कर रखे थे। और फिर वहां पर ना मैंने पानी भरने की जो मशीन होती है ना, जो पंप होता है, वो भी मैंने अपना ला करके फिक्स कर दिया था, ठीक है। वहाँ पे नट्स एंड बोल्ट्स लगा के मैंने फिक्स कर दिया था। तो अब जब मेरी लीज कंप्लीट हो रही है और मुझे कहीं और जाना है, तो मैं अपना क्रॉप्स भी लेके जा सकती हूँ साथ में, विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल स्टेट ऑफ द प्लेस, ठीक है। ये नहीं कि मैं तोड़फोड़ मचा दूं। और दूसरी बात ये कि जो मैंने पानी का जो अपना पंप लगाया था, वो भी मैं नट्स एंड बोल्ट्स खोल करके उस एरिया को बिना डिस्टर्ब करे, ये नहीं कि मैं तोड़फोड़ करूँ कि पत्थर वत्थर तोड़ के फिर मैं उठा के लेके जा रही हूँ, नहीं। सपोज मैंने वहां पे कोई टाइल लगाई थी, तो मैं टाइल तोड़ के तो नहीं लेके जाऊंगी ना। तो जो भी मैंने फिक्सचर्स किए थे जो कि रिमूव हो सकते हैं वहां से, वो चीजें मैं आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ लीज उठा के अपने साथ लेके जा सकती हूँ। एंड लास्टली, राइट टू असाइन हिज इंटरेस्ट। ही कैन ट्रांसफर राइट टू एंजॉयमेंट टू एनी अदर पर्सन प्रोवाइडेड देयर इज नो प्रोहिबिशन बाय द लेसर।
नाउ मुझे किसी ने अपना प्रॉपर्टी किराए पे दिया और उसने मुझे कहा देखो मैं तुम्हें रेंट पे रहने के लिए दे रहा हूँ, बट इसमें सिर्फ तुम ही रेंट पे रहोगे, तुम्हारे अलावा तुम, ये जो राइट है तुम्हारा यहाँ पे रेंट पे रहने का, ये तुम किसी और को नहीं दे सकते हो। तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि भैया मना कर दिया है अगर ओनर ने, तो मैं कैसे दे सकती हूँ उसको रेंट पे, ठीक है। बट नंबर टू, कई बार ऐसा होता है कि अलाउड होता है। तो अगर अलाउड है मुझे, क्योंकि मैं एक किराएदार हूँ और मैं अपने ही घर को किसी, मतलब सॉरी, जहां पर मैं रह रही हूँ किराए पे, मैं उस घर को किसी और को भी रेंट पे दे सकती हूँ, सब लीज पे मैं उसे दे सकती हूँ, ठीक है। तो अब इसमें ये मेरा राइट है कि मैं उसे सब लीज पे दूं। मेरा राइट ये नहीं है कि मैं वो ओनरशिप ही, क्योंकि ओनरशिप तो मेरे पास ही नहीं है, तो मैं ओनरशिप थोड़ी उसको ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या राइट है कि अगर मेरे पास, मुझे प्रोहिबिट नहीं करके रखा है ओनर ने, उसने मुझे कह के रखा है कि ठीक है तुम अपनी जगह किसी और को भी रख सकते हो, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं अपना इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मेरे पास है उस घर में रहने का एज अ टीनेंट, तो मैं वही राइट किसी और को भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। दैट इज ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ अ लेसर लीजी। अब हम आ जाते हैं ड्यूटीज पे, ठीक है। अब राइट है तो ड्यूटीज तो आएंगी ही आएंगी। तो नंबर वन हम बात कर लेते हैं जो ट्रांसफर कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, उसके लिए, ठीक है। सपोज मुझे किसी ने अपना घर किराए पे दिया है, तो उसकी क्या ड्यूटीज है। नंबर वन, उनकी ड्यूटी है कि अगर कोई भी मटेरियल डिफेक्ट है तो वो मुझे बताए। सपोज करिए कि जब बारिश का मौसम होता है तो उनके घर में, पूरे ही घर में पानी बहता है, ठीक है, मतलब जो वॉल्स होती हैं वो लीक करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो जो लेसर जो अपना प्रॉपर्टी मुझे रेंट पे रहने के लिए दे रहा है, उसका ड्यूटी है मुझे इस मटेरियल डिफेक्ट के बारे में बताने का। नंबर टू, उनका ड्यूटी है मुझे पोजेशन देने का। ये नहीं कि वो बोलेंगे कि ठीक है 1 महीने बाद से तुम आके यहाँ पे लीज पे, रेंट पे रह सकते हो, बट वो मुझे पोजेशन ना दे तो फिर कैसा लीज हुआ वो, है ना। तो इसलिए उनका ड्यूटी है मुझे लीज पे देने का। नंबर थ्री, ड्यूटी टू एंश्योर द लीजी अ पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ हिज राइट। ये नहीं कि वो रोज रोज आकर के दखलबाजी करें, ठीक है। एक बार मुझे लीज पे उन्होंने दे दिया है, मैं उनको अपना रेंट पे कर रही हूँ, तो उनका ड्यूटी है कि वो मुझे पीसफुली, शांति से उस राइट को एंजॉय करने दें, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द ड्यूटी ऑफ अ लेसर। अब हम आते हैं ड्यूटी ऑफ लीजी पे। क्या एक लेसी का ड्यूटी होता है। तो नंबर वन, जो वहां पे किराए पे रह रहा है उसका ड्यूटी क्या है। नंबर वन, टू डिस्क्लोज फैक्ट्स मटेरियल इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वो मैंने आपको समझा दिया। भाई जो लेसी का ड्यूटी है वो लेसर का राइट्स है, ठीक है। तो अगर मुझे पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा है जिससे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू दोगुना हो सकती है, तो मेरी ड्यूटी है वो बताने का उस ओनर को। दूसरी बात, मेरी ड्यूटी है कि मैं अगर उस घर में रह रही हूँ तो मैं उसका रेंट पे करूँ। तीसरी बात, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द प्रॉपर्टी। मुझे उस प्रॉपर्टी का ऐसे ही ख्याल रखना होगा एज इफ वो प्रॉपर्टी मेरी है, कि अगर वो घर मेरा होता तो मैं जैसे उसका ध्यान रखती, वैसे ही मुझे उस प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना होगा जो मुझे लीज पे मिल रही है। चौथी बात, ड्यूटी टू रीट्रांसफर द पोजेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। जब लीज खत्म हो जाता है उसके बाद मेरी ड्यूटी है कि मैं वो वापस से अपने जो ओनर थे उसको वो प्रॉपर्टी वापस से ट्रांसफर कर दूं, पोजेशन उनको वापस दे दूं। पांचवी बात, ड्यूटी टू नॉट इरेक्ट अ परमानेंट स्ट्रक्चर विदाउट लेसर्स कंसेंट। सपोज करिए कि कैसे बताऊं मैं आपको, सपोज करिए कि मैं रह रही हूँ वहां पर और एक पेवमेंट बनाने की जरूरत थी, कुछ स्टेयर्स बनाने की जरूरत थी, ठीक है। तो जब तक मैं अपने ओनर को नहीं पूछूंगी क्या मैं कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकती हूँ, नहीं, मैं नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। तो बट अगर सपोज करिए कि कोई स्टेयर्स था वो टूट गया है और मुझे उसको दोबारा बनवाना है, तो वो स्टेयर्स क्या है, परमानेंट स्ट्रक्चर हुआ ना। ये तो नहीं कि मैं कल को लीज पे से टर्मिनेट हो जाएगा, मैं जाऊंगी तो वो उसको तोड़ के चली जाऊंगी, स्टेयर्स को नहीं कर सकती मैं ऐसा। तो मेरी ड्यूटी क्या है कि या तो मैं परमानेंट स्ट्रक्चर बनाऊं ही ना, और अगर मैं बनाती हूँ तो मैं अपने जो ओनर है उसका कंसेंट ले लूं। सिक्स्थ थिंग इज ड्यूटी टू एंजॉय एंड यूज द प्रॉपर्टी इन अ रीजनेबल वे, ठीक है। ये नहीं कि मैं कोई भी ऐसे तोड़ फोड़ कर रही हूँ, सही ढंग से ध्यान नहीं रख रही हूँ प्रॉपर्टी का, जब मैं छोड़कर जा रही हूँ तो सब कुछ तहस नहस है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे एज अ रीजनेबल पर्सन, जैसे जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है, मुझे सेम वही मेरी ड्यूटी है कि मैं भी उस प्रॉपर्टी का उस तरीके से ध्यान रखूंगी। एंड लास्टली, ड्यूटी टू गिव नोटिस टू लेसर ऑफ एनी एंक्रोचमेंट ऑन प्रॉपर्टी, ही इज बाउंड टू गिव नोटिस, ठीक है। सपोज कोई भी, जो मैंने कहा, जो भी एक मेरा जो भी ड्यूटी है वो सामने वाले का राइट है, ठीक है। तो अगर सपोज उस प्रॉपर्टी पे कोई भी इंक्रोचमेंट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरा ड्यूटी है नोटिस देने का उसके ओनर को। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि सपोज ओनर भी वहीं पे रहता था और मैं भी वहीं पे रहती थी, ठीक है। बट ओनर कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया है और अभी सिर्फ मैं वहां पे रह रही हूँ। अब होता क्या है कि हम लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो दोनों एक साथ में आ रहा है, ठीक है, मेरा भी और मेरे ओनर का भी। तो ओनर वहां पर नहीं है, ओनर को पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुआ तो ओनर का जो है वो पूरा लाइट इलेक्ट्रिसिटी वो काट देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो काट देंगे। तो अब मेरी ड्यूटी है उन्हें वो नोटिस देने का, क्योंकि वो वहां पर नहीं है, मेरी ड्यूटी है उन्हें बताने का कि देखो ऐसा सो एंड सो बिल आ गया है, आप इसको भर दो, नहीं तो आपकी लाइट्स वो काट देंगे, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट इट। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं।
Now let us come to another section which talks about exclusion of day on which term commences. In short अगर मैं बताऊं तो सपोज एक लीज हो रही है आज से, ठीक है, तो कोई भी लीज हो रही है कि आज से, आज क्या है, आज सपोज 1 अप्रैल है, तो मैं कह रही हूँ कि आज 1 अप्रैल से कोई भी लीज चालू होने जा रही है अगले 1 साल के लिए। तो जब वो इन रिटर्न होगा ना, या फिर जब अगर हम लोग उसको इन एक्चुअल सेंस देखें उस लीज को, तो वो लीज कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल से नहीं होगा, इट विल कमेंस फ्रॉम 2 अप्रैल, ठीक है। तो term or duration is essential part of the lease, ये तो हमने देख ही लिया। where a lease is set to begin from a particular day, in computing the exact period of duration of lease, that day is excluded। जब हम लोग देख रहे हैं ना कि 1 साल तक का लीज है, तो 1 साल तक का लीज 1 अप्रैल से नहीं हम काउंट करेंगे, 1 साल तक का लीज हम 2 अप्रैल से काउंट करेंगे, और वो खत्म कब होगा, अगले एक सपोज, हाँ अप्रैल टू अप्रैल है, तो अगले जो 1 अप्रैल होगा उसके मिडनाइट को जाकर के वो लीज खत्म होगा, ठीक है। तो अगले दिन से शुरुआत होती है, जिस दिन से हम शुरू करने वाले हैं वो दिन एक्सक्लूड हो जाता है, और अगले दिन से उस लीज की शुरुआत होती है और मिडनाइट तक रहती है अगले 1 साल की, अगर 1 साल की लीज है तो। दैट इज ऑल अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच टर्म कमेंसेस। Now let us come to section 111, which is very important, and it talks about determination of lease। अब ये क्या कहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज मतलब लीज का कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कब और कैसे कैसे एंड हो सकता है, ठीक है। तो नंबर 1, बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि सपोज करिए कि 6 महीने का लीज था और 6 महीना खत्म हो गया, तो बाय लैप्स ऑफ टाइम के अब ठीक है 6 महीने का लीज था, 6 महीना हो गया है, तो वो अपने आप मेरा लीज खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नंबर 2, बाय हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, मैंने कहा था कि सपोज करिए दिस लीज विल टर्मिनेट व्हेन लेसर डाइज, मैंने बोला कि ठीक है मैं अपना प्रॉपर्टी तुमको रेंट पे दे रही हूँ रहने के लिए, बट जिस दिन मैं मर जाऊंगी उस दिन तुमको ये प्रॉपर्टी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ये एक स्पेसिफाइड इवेंट था, मरना तो सबको है ही एक दिन, ठीक है। तो सपोज इफ आई डाई, तो उसको प्रॉपर्टी खाली करना पड़ेगा, वो लीज अपने आप डिटर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। नंबर 3, टर्मिनेशन ऑफ लेसर्स राइट एंड इंटरेस्ट, सपोज मैंने अपना प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे देके रखा है और मैं क्या करती हूँ, मेरी प्रॉपर्टी को बाद में किसी को बेच देती हूँ, तो जब मैं उसकी ओनर नहीं रही तो मैं उसको किसी को लीज पे नहीं दे सकती हूँ। अब जो आने वाला ओनर है, या तो हो सकता है कि वो उसे कहे कि नहीं नहीं तुम पहले भी रहे थे तुम अभी भी रहो, बट जब तक वो आने वाला ओनर ऐसा नहीं कहता है ना, तो जिस दिन मेरा राइट उस प्रॉपर्टी में खत्म हो जाएगा, उस दिन जो मेरी वजह से जो उस प्रॉपर्टी पे लीज पे रह रहा था ना, उसका भी राइट टर्मिनेट हो जाएगा। नंबर 4, बाय मर्जर, व्हेन स्मॉल इंटरेस्ट मर्जेस विद अ लार्ज इंटरेस्ट, सपोज मैंने किसी को अपना घर रेंट पे देके रखा था और बाद में मैं उसे कहती हूँ कि आज से तुम टेनेंट नहीं हो, आज से मैं एक घर तुम्हें गिफ्ट करती हूँ, ठीक है। तो अब वो गिफ्ट करने से क्या हुआ, वो उसका ओनर बन गया। कोई भी इंसान जो है वो एक प्रॉपर्टी का ओनर और टेनेंट दोनों एक बार में नहीं हो सकता है, और ये हमें इस नेमोपटस एस टेनेस एट जेमिनस, ये जो हमारा लीगल मैगजीन है इसमें बताया गया है कि नो वन कैन बी बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, तो इसलिए बाय मर्जर अगर ऐसा कुछ होता है तो भी ये प्रॉपर्टी, ये जो लीज जो होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज बाय एक्सप्रेस सरेंडर, टू पुट ऑन एंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज वेयर लीजी वेकेट्स द प्रीमाइसेस बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। तो एक्सप्रेस सरेंडर का क्या मतलब है कि सपोज मैं जाकर किसी के यहाँ रेंट पे रह रही हूँ और मैंने कहा कि नहीं लीज तो वैसे 6 महीने का है, बट मैं 4 महीने पे कहती हूँ कि नहीं अब मुझे जाना है, मतलब मैंने एक्सप्रेसिवली कह दिया कि मैं अपना राइट खुद से छोड़ रही हूँ, तो लीज अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। सिक्सली, बाय इम्प्लाइड सरेंडर मतलब टेक्स प्लेस द ऑपरेशन ऑफ लॉ बाय क्रिएशन ऑफ न्यू लीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होता है बाय इम्प्लाइड सरेंडर का क्या मतलब है कि वो हो चुका है, ठीक है 6 महीने हो गए हैं, मैंने जाकर के वो पोजेशन उसको दे दिया, चाबियां उसको पकड़ा दी, तो वो क्या हो गया, बाय इम्प्लाइड सरेंडर हो गया कि मैंने आपको पोजेशन दे दिया, इसका मतलब टर्मिनेट हो गया लीज। देन बाय फोरफीचर, ये क्या होता है, लॉस ऑफ लेसीज राइट टू यूज प्रॉपर्टी बाय सम फॉल्ट ऑन हिज पार्ट, बाय ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ लेसी, बाय डिनायल ऑफ लैंडलॉर्ड्स टाइटल, इंसॉल्वेंसी ऑफ लीज। सपोज बाय फोरफीचर का क्या मतलब है, सपोज करिए कि मैंने किसी को अपना प्रॉपर्टी रेंट पे रहने के लिए दिया और मैंने कहा कि देखो तुम यहाँ पर रहोगे सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज से, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी कमर्शियल पर्पज के लिए तुम यूज में नहीं ले सकते हो, बट वो लीजी क्या करता है, मेरे इच्छा के खिलाफ जाकर के वो वहां पर अपना बिजनेस शुरू कर देता है, मे बी वो लीगल बिजनेस हो, मे बी वो इलीगल बिजनेस भी हो सकता है, बट क्योंकि मैंने उसे वो राइट नहीं दिया था, उसने मेरा जो कंडीशन था कि यहाँ पर तुम सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज के लिए रहोगे, उसने उसको ब्रीच किया है, तो बाय फॉरफीचर जो हमारा लीज था वो टर्मिनेट हो जाएगा। देन और कैसे टर्मिनेट हो सकता है लीज, बाय एक्सपायरी ऑफ नोटिस टू क्विट, by for termination of lease a notice is given for 6 months 15 days of the terms and conditions, in such notice to expire the lease also gets terminated, ठीक है। तो सपोज एक लीज था 1 साल का और फिर वो लीज खत्म होने वाला होता है, और फिर मैं चाहती हूँ कि कोई मैंने सपोज किसी को रेंट पे रहने के लिए दिया और मैं चाहती हूँ कि अब वो उसको छोड़ दे, तो मैं उन्हें नोटिस दे देती हूँ कि देखो तुम्हारे पास अगर वो एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए तो 6 महीने का नोटिस दूंगी, और अगर वो किसी और पर्पज के लिए तो 15 दिन का मैं नोटिस दूंगी, ठीक है। तो सपोज ऐसा कुछ है, तो मैंने उन्हें नोटिस दे दिया, तो 6 महीने का फिर 15 दिन का मैंने नोटिस दे दिया, तो जब भी वो नोटिस का टर्म एक्सपायर हो जाएगा तभी वो लीज भी एक्सपायर
हो जाएगी, उसके बाद उन्हें वो घर छोड़कर जाना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। अब हम आते हैं इस पूरा जो लीज का पार्ट है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, व्हिच टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। इसका मतलब क्या है? आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, इफ द लीजी कंटिन्यूज टू होल्ड पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ द लेसर, इट इज कॉल्ड टेनेंट बाय holding over. Here the lessor continues to take rent from the lessee. Such consent may be expressed or implied. Implied to when I say nothing but collect rent. ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर का क्या मतलब है? मैंने अपना प्रॉपर्टी 6 महीने के लिए किसी और को दिया था कि तुम आके 6 महीने के लिए इस प्रॉपर्टी पे किराए पे रह सकते हो। ठीक है, अब 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया मतलब लीज टर्मिनेट हो गया, लीज खत्म हो गया, एंड हो गया। बट 6 महीने के बाद मैंने उसको नहीं बोला कि तुम यहाँ से जाओ, वो भी मेरा घर छोड़ के नहीं गया। ठीक है, हमारे बीच में ऐसा कोई बात नहीं हुआ, बट 6 महीने बाद वो भी नहीं गया, मैंने भी उसको छोड़ने के लिए नहीं बोला, और वो मुझे रेंट दे रहा है, मैं उससे रेंट ले रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? ही इज अ टेनेंट बाय होल्डिंग ओवर। होल्डिंग ओवर मतलब उसका जाने का समय हो गया था। ठीक है, बट वो मुझे उसके बाद भी रेंट दे रहा है, मैं उसके बाद भी रेंट ले रही हूँ। अब वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है कि 6 महीने बाद मैं खुद बोल दूं कि नहीं देखो तुम्हारा लीज तो खत्म हो गया है, बट हम इसको रिन्यू कर लेते हैं, तो वो बात तो एक्सप्रेस हो गई। बट सपोज मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला कि लीज रिन्यू हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, मैंने बस उससे मैं रेंट ले रही हूँ, वो मुझे रेंट पे कर रहा है, हमारी कोई बात नहीं हुई कि लीज खत्म कब हुई क्या हुआ। तो ये हो जाएगा इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। तो अब जो वो रह रहा है ना, लीज खत्म होने के बाद भी वो उसमें रह रहा है और मुझे रेंट दे रहा है, मैं उससे रेंट ले रही हूँ, दैट इज अ टेनेंट बाय होल्डिंग ओवर। And that is all about this part of lease which we talk about in transfer of property act. I hope मैं आपको समझा पाई। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये अगर हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। तो अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स।